नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर और लाइनमैन की सीरीज में विषय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में आज जानते हैं माइक्रोवेव ओवन और समझते हैं इसकी सर्किट कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को। साथ में ये भी जानेंगे माइक्रोवेव ओवन के क्या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इस्तेमाल के समय प्रिकॉशंस जरूरी हैं। शुरू करते हैं स्टडी ऑफ माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग डिवाइस है, घर में खाने पकाने की ऐसी व्यवस्था है जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से माइक्रोवेव रेडिएशंस पैदा करती है और उसकी मदद से खाने को पकाना, तैयार करना या पके हुए खाने को सुरक्षित और उपयोगी बनाना है। इन दिनों माइक्रोवेव ओवन सामान्य घरों और रेस्टोरेंट में बहुत अधिक मात्रा में इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम समय में खाने को बना सकता है। जो माइक्रोवेव ओवन है वो जब यहाँ खाने को पकाने का काम करता है तो वो बिना किसी सीधे संपर्क के विद्युत चुंबकीय विकिरणों के मदद से खाने को गर्म करता है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों की ऊर्जा केवल खाने को गर्म करती है। इसके अलावा वो ऊष्मा या विकिरण से विटामिन या खाने के दूसरे जो न्यूट्रिशंट्स होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, उन्हें कम नष्ट करती है। तो किसी भी और विधि की तुलना में माइक्रोवेव ओवन से खाना पकाना न केवल ज्यादा तेज है, ये ज्यादा पौष्टिक भी है। एक माइक्रोवेव ओवन के अंदर मैग्नेट्रॉन सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो विद्युत आपूर्ति की मदद से अत्यंत शक्तिशाली 2450 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की या 12.2 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य की सूक्ष्म तरंगों को उत्पन्न करता है और ये सूक्ष्म तरंगे एक वेव गाइड के द्वारा मुख्य कक्ष में खाने के स्थान की तरफ भेजी जाती है और स्टायरर और फूड कंपार्टमेंट के जो मेटेलिक रिफ्लेक्टर हैं वो सूक्ष्म माइक्रोवेव तरंगों को खाने के ऊपर परावर्तित कर देते हैं। मैग्नेट्रॉन से उत्पन्न माइक्रोवेव तरंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं जिनमें संचरण की दिशा के लंबवत दिशाओं में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगातार दोलन करते हैं और जब ये तरंगे खाद्य पदार्थ पे आपतित होकर अवशोषित होती हैं, विद्युत क्षेत्र जब लगातार उच्च आवृत्ति से 2.45 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति से दोलन करता है तो ये ध्रुवीय जल के अणु भी उसी की दिशा में बार बार अलाइन होने के लिए तेजी से वाइब्रेट होते हैं और जब पानी के ध्रुवीय अणु लगातार बहुत तेज गति से अपने अनुदिशन को बदलते हैं जो लगभग 1 सेकंड में 50 लाख बार हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में खाद्य पदार्थ के अणुओं के अंदर जो घर्षण और टकराव होते हैं उससे विकिरणों की ऊर्जा ऊष्मा के रूप में अवशोषित हो जाती है और इस तरह से सीधे विकिरणों के द्वारा खाद्य पदार्थ के अंदर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, परावैद्युतांक तापन कहते हैं। माइक्रोवेव ओवन में पकाए जाने वाली खाद्य सामग्री को एक घूर्णनशील टेबल, टर्न टेबल पर रखा जाता है जहां एक चक्कीनुमा प्लेट लगातार धीमी गति से चक्रण करती है ताकि सभी दिशाओं के विकिरण खाद्य पदार्थ में अवशोषित होकर समरूप परावैद्युतांक तापन, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग कर दें। माइक्रोवेव ओवन के घनाभ आकृति के फूड चेम्बर के आंतरिक भाग में सभी जगह धात्विक परावर्तक लगाए हुए होते हैं और मैग्नेट्रॉन से उत्पन्न माइक्रोवेव विकिरण वेव गाइड की मदद से खाने की तरफ परावर्तित करके सभी दिशाओं से बार बार टकराती हुई खाद्य सामग्री को प्राप्त हो जाती है और खाद्य सामग्री के जो पानी के ध्रुवीय अणु है वो उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय विकिरण के विद्युत क्षेत्र में अनुदिशन की प्रवृत्ति में दोलन करते हैं और विकिरणों से ऊर्जा को अवशोषित करके खाद्य पदार्थ में ऊष्मा उत्पन्न कर देते हैं। जिन खाने की सामग्रियों में अधिक मात्रा में जल की उपस्थिति होती है जैसे कि ताजा सब्जियां, वो माइक्रोवेव में तेजी से गर्म होंगी और बहुत जल्दी ही उनकी कुकिंग हो जाएगी। वहीं पानी से रहित सूखे दूसरे खाद्य सामग्री हैं उन्हें माइक्रोवेव में तैयार करने में अधिक समय लगेगा क्योंकि माइक्रोवेव में विकिरण पानी के अणुओं के मार्फत खाद्य पदार्थ में कुकिंग की ऊष्मा पैदा करते हैं। इसलिए इस तरह की कुकिंग ज्यादा दक्ष, ज्यादा स्वास्थ्यप्रद और सबसे बेहतरीन बात सबसे तेज हो जाती है। हालांकि परावैद्युतांक तापन, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग जो माइक्रोवेव ओवन में होती है वो पूरे संपूर्ण आयतन में होने वाली समरूप हीटिंग हो सकती है, लेकिन माइक्रोवेव में भी बहुत अधिक भेदन
अवशोषण क्षमता नहीं होती, इसलिए मोटे खाद्य पदार्थ के बाह्य आवरण में तो माइक्रोवेव अवशोषित होकर अच्छी ऊष्मा उत्पन्न कर देती है और अंदर के खाद्य भाग में ऊष्मा को चालन से ही पहुंचाया जाता है। अगर एक माइक्रोवेव ओवन के फ्रंट पैनल में जो टाइमर की नोब है वो ओपन पोजीशन में, तो टाइमर से नियंत्रित ये कॉन्टैक्ट ओपन पोजीशन में रहेगा, और अन्यथा अगर माइक्रोवेव ओवन का दरवाजा खुला हुआ है सामने का, तो ऐसी स्थिति में ये जो डोर सेफ्टी स्विच है वो भी ओपन कंडीशन में होगा और हमारी विद्युत आपूर्ति किसी भी माइक्रोवेव ओवन भाग को विद्युत ऊर्जा नहीं देगी और माइक्रोवेव ओवन टाइमर नोब के ओपन होने पे या दरवाजा खुला होने पे काम नहीं करेगा। जब हम माइक्रोवेव ओवन के दरवाजे को बंद कर देते हैं तो जो डोर का इंटरलॉक स्विच है और जो सामने फ्रंट के लैच के जो स्विच हैं वो क्लोज्ड कंडीशन में आ जाते हैं। और अब अगर हमने कोई टाइमर सेटिंग कर दी है, कोई कुकिंग टाइम को सेलेक्ट कर लिया है, तो ये जो टाइमर कॉन्टैक्ट है वो भी क्लोज हो जाता है। और ऐसी स्थिति में अब अगर कोई कुक स्विच को दबाएगा तो कुक रिले और टाइमर के परिपथ में धारा प्रवाह शुरू हो जाएगा, और जैसे ही हम कुक स्विच को दबाएंगे कुक रिले कॉइल में करंट फ्लो होगा तो उसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इस पुश बटन के बाईपास में आ जाएगा और पुश बटन को छोड़ने पे भी परिपथ में आपूर्ति को नियंत्रित रखेगा। कुक रिले के जो पावर कॉन्टैक्ट हैं वो 1 और 3 को जब 2 और 4 से जोड़ देंगे तो ओवन के अंदर की लाइट, मैग्नेट्रॉन के साथ चलने वाला कूलिंग फैन या ब्लोअर मोटर और ऊपर रेडिएशंस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने वाली स्टायरर मोटर चल जाएगी, और लगे हाथ जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी एनर्जाइज हो जाएगी और उसकी सेकेंडरी से फिलामेंट को एक लो वोल्टेज 2-3 वोल्ट की सप्लाई और हाई वोल्टेज वाइंडिंग से मैग्नेट्रॉन की वैक्यूम ट्यूब को एक वोल्टेज डबलर सर्किट जिसमें हाई वोल्टेज के डायोड और कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, उस वोल्टेज डबलर सर्किट के मार्फत मैग्नेट्रॉन के कैथोड और एनोड के बीच में हाई वोल्टेज प्रदान हो जाएगी। पावर ट्रांसफार्मर की फिलामेंट वाइंडिंग सेकेंडरी मैग्नेट्रॉन के कैथोड फिलामेंट को लो वोल्टेज 3.2 वोल्ट एसी की सप्लाई से उच्च धारा के साथ तप्त करेगी और तप्त कैथोड फिलामेंट अपने चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर देगा। वहीं जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है पावर ट्रांसफार्मर की वो लगभग 1.9 किलोवोल्ट की एसी एक वोल्टेज डबलर सर्किट जिसमें हाई वोल्टेज के कैपेसिटर और डायोड इस्तेमाल किए जाएंगे, और ये वोल्टेज डबलर लगभग 4 किलोवोल्ट की डीसी वोल्टेज को कैथोड और एनोड के बीच में मैग्नेट्रॉन में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। मैग्नेट्रॉन के कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कैथोड और एनोड के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट होंगे और मैग्नेट्रॉन की विशिष्ट कैविटी जैसी एनोड की सिलेंड्रिकल कंस्ट्रक्शन और चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस इलेक्ट्रॉनों को एक लंबे रास्ते पे एक्सेलरेट और ऑसिलेट करेंगी। माइक्रोवेव ओवन के पीछे के भाग में जो पावर ट्रांसफार्मर है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग ने फिलामेंट में हीटिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग ने वोल्टेज डबलर सर्किट के साथ कैथोड और एनोड के बीच में हाई वोल्टेज की डीसी पैदा कर देनी है। और अब माइक्रोवेव का उत्पादन इस मैग्नेट्रॉन डिवाइस में होने लगता है। मैग्नेट्रॉन के केंद्र भाग में जो सिलेंड्रिकल कैथोड फिलामेंट था उसमें 3.2 वोल्ट की एसी वोल्टेज ने उच्च धारा के साथ हीटिंग की और उसने जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किया है वो इलेक्ट्रॉन कैथोड और एनोड के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें एक्सेलरेट होकर एनोड की तरफ जाते हैं, और इस प्रक्रिया के दौरान जो बाहर से स्थायी चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉनों को एक रेडियल के साथ साथ टेंजेंशियल गति भी देता है। और मैग्नेट्रॉन के कैविटी नुमा सिलेंड्रिकल एनोड में विशेष ज्यामिति के कारण इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल एक्सेलरेटेड एंड ऑसिलेटरी मोशन करते हैं और अपनी गति की अनुनादी आवृत्ति के अनुसार इस रिजोनेंट कैविटी मैग्नेट्रॉन में इलेक्ट्रॉन जिस आवृत्ति से ऑसिलेट कर रहे हैं उसी 2.45 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति की विकिरणों को उत्सर्जित कर देते हैं। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय विकिरणों का नियम कहता है कि त्वरित आवेश अपनी त्वरित आवृत्ति के अनुसार अपने चारों तरफ विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करता है। जो अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ है उसमें सभी माइक्रोवेव ओवन्स हैं वो 2.45 गीगाहर्ट्ज 2450 मेगाहर्ट्ज या 12.23 सेंटीमीटर की वेवलेंथ की सूक्ष्म तरंगों को उत्पन्न करते हैं। इन आवृत्तियों पे माइक्रोवेव संचार व्यवस्थाओं को
इस्तेमाल नहीं किया जाता है ताकि माइक्रोवेव का प्रयोग संचार प्रणालियों में व्यवधान ना पैदा कर सके। उपयोगकर्ता के निर्देशानुसार माइक्रोवेव ओवन में फूड की हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए मैग्नेट्रॉन की वर्किंग को एक माइक्रो कंट्रोलर द्वारा नियंत्रित किया जाता है और जो यूजर इंस्ट्रक्शन देता है उसके अनुरूप माइक्रो कंट्रोलर मैग्नेट्रॉन की सप्लाई को कंट्रोल करके हीटिंग के प्रोसेस को कंट्रोल कर लेता है और जो माइक्रो कंट्रोलर के कंट्रोल एक्शंस हैं वो ओवन के फ्रंट पैनल पे यूजर के डिस्प्ले के लिए भी अवेलेबल होते हैं। मैग्नेट्रॉन से उत्पन्न 2.45 गीगाहर्ट्ज या 12.23 सेंटीमीटर तरंगदैर्ध्य की सूक्ष्म तरंगों को एक वेव गाइड की मदद से फूड चैम्बर में खाने के ऊपर भेजने का कार्य किया जाता है। जो हमारी वेव गाइड है वो एक खोखली धात्विक नलिका है जिसका आयताकार सेक्शन होता है और इस वेव गाइड की मदद से सूक्ष्म तरंगों को निर्देशित किया जाता है कि वो फूड चैम्बर में खाने के स्थान की तरफ अधिक मात्रा में पहुंचे। फूड चैम्बर के ऊपर एक टायरर को मोटर से चलाया जाता है जो बहुत धीमी रफ्तार से इन ब्लेड्स को जो धातु के परावर्तक सतह हैं उन पर जब चलाता है तो वेव गाइड की सूक्ष्म तरंगे सभी दिशाओं में परावर्तित होकर फूड चैम्बर के आंतरिक मेटेलिक रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होकर अधिक मात्रा में इस खाने के स्थान तक आ जाती हैं। स्टायरर का धीमे घूमना, सभी जगहों से अलग अलग कोणों से विकिरणों का परावर्तित होकर खाने पे पहुंचना और खाने को भी टर्न टेबल पे धीमी रफ्तार से चक्रण कराना एक समरूप प्रकार की खाने की हीटिंग प्रदान कर देता है। माइक्रोवेव का जो मुख्य कार्यकारी फूड चैम्बर है वो एक घनाभ आकृति का खोखला माइक्रोवेव अनुनादक का कार्य करता है जिसमें मैग्नेट्रॉन से उत्सर्जित विकिरण वेव गाइड की मदद से स्टायरर द्वारा सभी दिशाओं में वितरित कर दिए जाते हैं और इस माइक्रोवेव ओवन की आंतरिक जो मेटेलिक परावर्तक परतें हैं वो माइक्रोवेव को बार बार रिफ्लेक्ट करके खाने के स्थान पर भेजती हैं और आमने सामने की दिशाओं से एक जैसी माइक्रोवेव तरंगे यहाँ स्टैंडिंग वेव बनाकर विकिरणों की तीव्रता को इतना अधिक बना देंगी कि वो खाने के पकाने जैसी स्थितियां बना देगी। चैम्बर की ज्यामिति, आवर्ती का सिलेक्शन, रिफ्लेक्टरों की पोजीशंस यहाँ खाने में अधिकतम और समरूप तापन की व्यवस्थाओं को बना देती हैं क्योंकि खाद्य पदार्थ के अंदर जो पानी के अणु हैं वो सब जगहों पर एक समान परावैद्युतांक स्थिरांक नहीं रखते हैं। खाद्य पदार्थ की परावैद्युतांक संरचनाओं में भिन्नता हो सकती है। जो खाना रखने का बर्तन है उसकी भी अपने गुण खाने पकाने की क्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए समरूप परावैद्युतांक तापन करने के लिए खाने को एक घूर्णनशील टेबल के ऊपर रख के हल्की रफ्तार से चक्रण भी किए जाते हैं ताकि समरूप खाद्य पदार्थ की परावैद्युतांक हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की जा सके। ध्यान रहे फूड चैम्बर में यहाँ जो पारभासी कांच हमने इस्तेमाल किया है वो बाहर से खाने के पकने की स्थितियों को तो देख सकता है लेकिन इसके ऊपर जो बारीक मेटल की मैश हमने लगा रखी है और खाद्य के चैम्बर में जो दूसरी जगह पे मेटेलिक रिफ्लेक्टर लगाए हुए हैं वो बार बार सूक्ष्म तरंगों को परावर्तित करके खाने के स्थान पे अवशोषित होने के लिए भेज देते हैं। कुक स्विच को प्रेस करने से कॉन्टैक्टर जब मैग्नेट्रॉन के वर्किंग के लिए पावर ट्रांसफार्मर से सप्लाई देता है उसी समय एक ब्लोवर या कूलिंग फैन मोटर को भी विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो जाती है। ब्लोवर या फैन बाहर की ठंडी हवा को अंदर लेकर मैग्नेट्रॉन के सतह पर कूलिंग का कार्य करते हैं ताकि मैग्नेट्रॉन का जो कार्यकारी ताप है उसे घटाया जा सके और मैग्नेट्रॉन की दक्षता और जीवन काल को बढ़ाया जा सके। मैग्नेट्रॉन असेंबली के ताप को स्वचालित रूप से नियंत्रित करने के लिए एक थर्मो कटआउट का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर ब्लोवर या कूलिंग फैन ठीक से काम नहीं कर रहा है या हवा के एंट्री और निकास के रास्तों में कहीं रुकावट आ गई है या हमारे फिल्टर हैं वो अवरोधित या धूलगर्द से घिर गए हैं तो ताप बढ़ने पर ऑटोमेटिक जो थर्मोकट है वो यहाँ अपने कॉन्टैक्ट को ओपन करके कुक रिले कॉइल के सर्किट को बाधित कर देगा और जैसे ही कुक रिले कॉइल डी एनर्जाइज होगी हमारा जो मेन पावर कॉन्टैक्टर है वो मैग्नेट्रॉन की सप्लाई को पावर ट्रांसफार्मर से और दूसरे हिस्सों की सप्लाई को भी काट देगा और जब मैग्नेट्रॉन ठंडा हो जाएगा थर्मो कट ऑफ रीसेट हो जाएगा तो ये सप्लाई दोबारा जोड़ी जा सकती है। ओवन में खाना को पकाने के लिए जो सूक्ष्म तरंगों के विकिरणों का प्रयोग किया जाता है
वो विकिरण अगर ओवन के बाहर क्षरण होकर आने लगे तो वो लोगों के लिए नुकसानकारी हो सकते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव रेडिएशन है वो जीवित कोशिकाएं और टिश्यूज को डैमेज कर सकता है। इसीलिए हम माइक्रोवेव ओवन का जो फूड चैम्बर है उसे चारों तरफ से एक मजबूत मेटल की जो ग्रिड होती है, धात्विक ग्रिड होती है, उससे ढककर रखते हैं। और ये धात्विक ग्रिड विद्युत चुंबकीय माइक्रोवेव विकिरणों को परावर्तित करके खाद्य कक्ष में ही रखती है और इसे पार करके विद्युत चुंबकीय विकिरण बाहर नहीं आ सकते। यहाँ कांच के ग्लास के ऊपर भी हम एक प्रोटेक्टिव मेटल गॉज का इस्तेमाल करते हैं, ये जो दिख रही है। और ये गॉज में बारीक छेद ऐसे बनाए हुए होते हैं कि बाहर से खाने की स्थिति को तो देखा जा सकता है, लेकिन सूक्ष्म तरंगें जो अपेक्षता अधिक तरंगदैर्ध्य 12.23 सेंटीमीटर की है वो इन छोटे छेदों से पार नहीं हो पाएंगी। अगर दरवाजे के सभी तरह से आवरण को ठीक से रोका गया है, बढ़िया मेटल शील और मेटल गॉज का इस्तेमाल किया गया है, तो एक माइक्रोवेव ओवन के फूड चैम्बर के बाहर सिर्फ 5 सेंटीमीटर की दूरी पे भी विद्युत चुंबकीय विकिरण इतनी अधिक मात्रा में कम हो जाएंगे कि उनकी शक्तियां हैं वो 1 वर्ग सेंटीमीटर में 5 मिलीवाट से भी कम हो जाएंगी और वो कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। एक व्यावसायिक अधिक शक्ति का माइक्रोवेव ओवन के अंदर 1000 वाट की भी शक्तियां माइक्रोवेव रेडिएशन की रख सकता है और बाहर हमें ये शक्तियां अंदर के भाग की तुलना में 10 लाखवां अंश छोटी 5 मिलीवाट से भी कम चाहिए। इसलिए माइक्रोवेव में अलग से भी सुरक्षा के साधन लगाए हुए होते हैं जिन्हें हम इंटरलॉक कहते हैं। अगर हमारा माइक्रोवेव का दरवाजा गलती से खुला रह जाता है या दरवाजे के साइड में कोई लीकेज रह जाती है तो जो इंटरलॉक लैच अरेंजमेंट्स हैं या जो डोर सेफ्टी स्विच है वो सप्लाई को इस तरह से डिस्कनेक्ट कर देगा कि मैग्नेट्रॉन अपना काम नहीं कर पाएगा और रेडिएशन जब अंदर ही पैदा नहीं होगी तो बाहर भी नहीं आ पाएगी। जब हम दरवाजे को ठीक तरह से बंद कर देते हैं तो ये डोर सेफ्टी स्विच और जो फ्रंट और रियर के जो लैच स्विच हैं वो क्लोज हो जाते हैं। उसी के बाद सप्लाई माइक्रोवेव की वर्किंग को कर पाएगी। अगर वर्किंग के दौरान गलती से कोई दरवाजा खोलने की चेष्टा करेगा तो ये स्विच सप्लाई को काट के ओवन को डी एनर्जाइज कर देगा। जब माइक्रोवेव की वर्किंग में चयन किया हुआ खाना पकाने का समय खत्म हो जाएगा तो हमारा जो टाइमर है वो अपनी ऑटोमेटिक एक्शन से ये जो टाइमर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं इन्हें ओपन कर देगा। कुक रिले कॉइल में जब करंट नहीं जाएगा तो वो जब डी एनर्जाइज हो जाएगी तो वो अपने मेन पावर कॉन्टैक्ट को नॉर्मल ओपन पोजीशंस पे ले आएगी और हमारे ओवन में लाइट, फैन की मोटर, स्टायरर की मोटर और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी की सप्लाई कट जाने पे मैग्नेट्रॉन की वर्किंग बंद हो जाएगी और ओवन अपना कार्य बंद कर देगा। और इसी प्रक्रिया के दौरान टाइमर अपनी रिंग टोन से यूजर को खाना पकने का संदेश भी दे देगा। माइक्रोवेव ओवन के लाभ को जानते हैं तो माइक्रोवेव ओवन हल्के और छोटे आकार के हैं और वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुवाह्य तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो वो पोर्टेबल, लाइट वेट और स्मॉल इन साइज हैं। जो माइक्रोवेव परावैद्युतांक तापन करता है खाना पकाने के लिए वो जब नियंत्रित किया जाता है तो वो बहुत समरूप और आवश्यक हीटिंग पूरे आयतन में खाद्य पदार्थ की कर सकता है। माइक्रोवेव ओवन दुनिया में सबसे तेज खाद्य पदार्थों को गर्म करने का तरीका हो सकता है। पहले से तैयार खाद्य पदार्थों को इस्तेमाल के दौरान दोबारा गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ओवन सबसे तेज और श्रेष्ठ माना जाता है। माइक्रोवेव जब ऊष्मा उत्पन्न करता है तो वो केवल खाद्य पदार्थ में ध्रुवीय पानी के अणु हैं उनसे अन्योन क्रिया करके उनके मार्फत खाद्य पदार्थ को गर्म करता है। वो खाद्य पदार्थ में जो विटामिन और दूसरे पोषक पदार्थ हैं जो नॉन पोलर प्रकृति के हैं उन्हें प्रभावित नहीं करता है। जो माइक्रोवेव के फ्रंट पैनल में माइक्रो कंट्रोलर को चलाने के लिए जो यूजर इंटरफेस दिया हुआ होता है वो हमारी कुकिंग के टेम्परेचर, कंडीशन, ड्यूरेशन उसका बहुत बेहतरीन नियंत्रण उपलब्ध करा रहा है। माइक्रोवेव से कुकिंग करते समय न केवल कुकिंग की प्रक्रिया स्वचालित और आसान है और कुकिंग के बाद माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों को साफ करना भी सापेक्षता अधिक आसान है। माइक्रोवेव ओवन के कुछ डिसएडवांटेज को समझते हैं। हम जब माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं तो माइक्रोवेव के सेफ यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम अनसेफ दूसरे प्रकार के बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे तो माइक्रोवेव और बर्तन के बीच में रासायनिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं और उससे हमारा खाना और कंटेनर खराब हो सकता है। एक माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन और दूसरी व्यवस्थाएं जो स्वचालित नियंत्रण के लिए चाहिए उनसे इस उपकरण की लागत काफी अधिक
हो जाती है। तो परंपरागत जो दूसरे हमारे कुकिंग मेथड हैं उनकी तुलना में माइक्रोवेव ओवन महंगे हैं। अगर माइक्रोवेव ओवन का फूड चैम्बर ठीक से मेटल शील्ड से बंद नहीं है, दरवाजे के आर्स पड़ोस में माइक्रोवेव अगर क्षरण करती है, तो जो दूसरे हाई फ्रीक्वेंसी के इक्विपमेंट माइक्रोवेव के पास रखे हुए हैं, खासतौर से हमारे सेल फोन जो इन दिनों घरों में काफी अधिक संख्याओं में उपलब्ध हैं, उन पे माइक्रोवेव रेडिएशंस के बुरे असर आ सकते हैं। जिन हृदय रोगियों के पेस मेकर लगा हुआ है, वो अगर इन रेडिएशनों के संपर्क में आते हैं तो उन्हें भी खतरनाक रूप से नुकसान हो सकते हैं। अगर दरवाजे या किनारों से माइक्रोवेव अधिक मात्रा में क्षरण हो जाती है और नजदीक दरवाजों के ठीक सामने रखे हुए व्यक्ति पे उनका अगर हाई लेवल का एक्सपोजर हो जाता है तो वो दर्दनाक जो जलन के निशान है वो पैदा कर सकती है। जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं उनमें खाना पकाने की जो क्षमता है वो बहुत सीमित है। अधिक मात्रा में जिन परिवारों में अधिक सदस्य हैं उनके लिए माइक्रोवेव ओवन बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है। अक्सर ऐसी स्थितियों में माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल पहले से पके हुए खाने को पुनः गर्म और तैयार करने में किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण भाग के साथ समाप्त करते हैं। माइक्रोवेव ओवन को इस्तेमाल करते समय किन सावधानियों की पालना करना जरूरी है वो जानते हैं। माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल करते हुए जो निर्माता है उसके जो निर्देश हैं जो उसने मैनुअल में दिए हैं उसको ठीक प्रकार से समझ लेना चाहिए और उसी के अनुसार सारे कार्य करने की प्रणालियां और सावधानियों को पालना करनी चाहिए। माइक्रोवेव में खास तरह के माइक्रोवेव सेफ कुकवेयर का ही प्रयोग किया जा सकता है। तो जैसा हमारे निर्माता ने हमें कहा है उन्हीं का इस्तेमाल माइक्रोवेव ओवन में करना चाहिए। माइक्रोवेव ओवन को खुले दरवाजे के साथ या मुड़े हुए और टूटे हुए दरवाजों के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि माइक्रोवेव ओवन में इंटरलॉक्स इस तरह से होते हैं कि वो इन स्थितियों में माइक्रोवेव को ऑपरेटिव कंडीशन में नहीं रखेंगे। ये सलाह दी जाती है कि माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते समय उसके दरवाजे के ठीक सामने खड़ा नहीं रहना चाहिए। केवल पावर ऑफ कंडीशंस में जब खाना पूरा तैयार हो गया उसी के बाद दरवाजे को खोलना चाहिए। ये भी जरूरी है कि हम समय समय पर कैविटी को पानी और एक हल्के डिटर्जेंट की मदद से साफ कर लें ताकि उसमें अंदर जो रेत, गर्द और दूसरे डिपोजिशंस हैं उन्हें हटाया जा सके। साफ करते समय हमें क्रोटिंग पैड, स्टील की वुल या दूसरे जो कठोर अब्रेजिव प्रकार के क्लीनिंग प्रोसेस है उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उम्मीद है माइक्रोवेव ओवन का सर्किट, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस विषय से संबंधित परीक्षा उपयोगी जानकारी से आप परीक्षाओं में अच्छी सफलता पाएं। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। एक बार फिर हमारी सभी लर्निंग वीडियो को देखने, सराहने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आग्रह है कि चैनल को जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे सभी नए काम आपको तत्काल ज्ञात हो जाएं।